हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो बचे थोड़े टॉपिक्स हैं एवोल्यूशन के ना, वो आज हम एवोल्यूशन एक तो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कैसे ओरिजिनेट हुआ, डार्विन ने क्या थ्योरीज दी है ना। अब आज हम जो है कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, कैसे प्लांट्स, कैसे एनिमल्स और कैसे मैन का ओरिजिन हुआ, ह्यूमन बीइंग्स का ओरिजिन और एवोल्यूशन हुआ, वो देखेंगे। सो गाइस, इससे पहले मैं ये शुरू करूँ सारे टॉपिक्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाइस, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलिए कमेंट्स में। चाहे आपको पसंद आया या आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, या आपको कोई भी और फीडबैक देना है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे बताइए जरूर, जो सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूँ ये वीडियोस आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस अडेप्टिव रेडिएशन से। बेसिकली अडेप्टिव रेडिएशन जो है तब का कॉन्सेप्ट तब आया जब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड विजिट करा, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो है एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है क्रीचर्स की वहां पर, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके के फिंचेस देखे उन्होंने सेम आइलैंड पे, और इनके बीक्स जो है बहुत अलग अलग वैरायटी के थे। और ये देखा कि ये सारी वैरायटीज जो है वो आइलैंड पे ही इवॉल्व हुई है ना। तो उनको एक तो वेजिटेरियन जो है टाइप ऑफ फिंचेस मिले जिनमें बीड्स बहुत अलग थी, जो कि बेसिकली सीड खाते हैं। और दूसरी एक बहुत अलग वैरायटी मिली जो कि इंसेक्टिवोरस है, ठीक है, जो कि नॉन वेजिटेरियन है, जो कि इंसेक्ट खाते हैं। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके की बीक्स हैं इनकी, डिपेंडिंग अपॉन उनका खाना क्या है, और उसी तरीके से वो इवॉल्व हो गई हैं। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके के बीक्स उनको दिखे। अब बेसिकली इसी को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब क्या होता है अडेप्टिव रेडिएशन का, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, स्पीशीज इवॉल्व हो गए हैं उस उनकी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। कोई इंपॉर्टेंट नीड है उसके अकॉर्डिंग, अगर स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में इवॉल्व हो गए हैं, एक पॉइंट से लेकर वो पूरे एरिया में इवॉल्व हो गए, इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। एक और एग्जाम्पल इसका है जो कि है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, ठीक है। ये अगेन ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स जो है अलग अलग तरीके के आपको दिखेंगे, और ये जो आप डायग्राम दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, और ये ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर ही दिखेंगे आपको, इससे बाहर नहीं दिखेंगे, ये याद रखिएगा, है ना। तो अब देखिए आपको अलग अलग तरीके के क्या, कौन कौन से मार्सूपियल्स दिख रहे हैं आपको। एक तो ये आप पहचान लोगे, ये तो कैंगरू है, ये तो है कैंगरू, है ना। फिर ये जो है आपका, उसको बोलते हैं मार्सूपियल रैट। क्या बोलते हैं? मार्सूपियल रैट। फिर आपका बैंडेड एंटीटर है, बैंडेड एंटीटर है। फिर क्या है? टाइगर कैट है। फिर एक वुल्फ की वैरायटी है, वुल्फ क्या है? टैस्मेनियन वुल्फ, टैस्मेनियन वुल्फ। इसको बोलते हैं गाइस शुगर ग्लाइडर। क्या बोलते हैं? शुगर ग्लाइडर। इसको बोलते हैं मार्सूपियल मोल, मोल है ये, है ना। फिर कोआला, बहुत ही फेमस है ना। फिर बैंडीकूट बोलते हैं, चूहे जैसा लग रहा है ना, बैंडीकूट है। और इसको बोलते हैं वोम्बैट। तो बेसिकली अलग अलग तरीके के मार्supial स्पीशीज दिखे एज पर उनके रिक्वायरमेंट्स। अब दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का है। तो बेसिकली डार्विन ने जो है एक अलग तरीके का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बताया था, है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो ब्रांचिंग डिसेंट है या जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के, है ना। उन्होंने बोला था कि ये की कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के, है ना। बट डार्विन के भी पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। उनका नाम क्या था? लेमार्क। उन्होंने बोला था कि जो एवोल्यूशन होता है लाइफ फॉर्म का, वो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से होता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ का, और बोला कि पहले जो जिराफ होते थे उनकी नेक नॉर्मल साइज की होती थी, जैसे सारे एनिमल्स की होती है प्रपोर्शन में। बट क्योंकि वो लंबे पेड़ से, उनसे बहुत ज्यादा लंबे पेड़ से लीव्स खाते थे,
तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी नेक लंबी होती गई, है ना। और ये जो लंबी नेक हुई, इवॉल्व हो गई, इसका जीन वो आगे की जनरेशन में पास करते गए क्योंकि उनको पता था इसकी जरूरत है। और एक टाइम ऐसा आया कि जितने भी जिराफ थे अर्थ पे, वो सारे लंबी नेक वाले हो गए। बट ये एवोल्यूशन हुआ क्यों? थ्योरी क्या है कि यूज ऑफ ऑर्गन के वजह से, है ना। वो ऑर्गन का जो यूज है वो ऐसा था, उसके वजह से ये चेंज हो गया। ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप थ्योरीज देखेंगे एवोल्यूशन के, जो भी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखेंगे आप, वो आपको ये समझ में आएगा कि वो ऑर्गन के यूज या डिसयूज के वजह से ही होता है। ठीक है। अब वैसे ही मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या बोलता है? तो ह्यूगो डी राइस ने बहुत सारा काम किया था इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर। और इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम करके तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है। जो मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का, उसके पीछे जो फैक्टर है वो है म्यूटेशन। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो ये एवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है। और माइनर जो है वेरिएशंस नहीं होते हैं इसमें, है ना। और हमने क्या पढ़ा है हमेशा कि म्यूटेशन जो है रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है ना। लेकिन जो डार्विन ने अभी तक थ्योरीज दी थी, उन्होंने क्या दी थी थ्योरीज कि जो एवोल्यूशन है, जो हिस्ट्री है एवोल्यूशन का, वो डायरेक्शन लेस नहीं है ना। वो छोटे छोटे होते हैं बट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब कि हम बेसिकली पता होता है कि एक पर्टिकुलर यूज है, उसके वजह से ही इवॉल्व करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना। तो दोनों की थ्योरीज दो अलग हुई। अब दूसरी चीज क्या थी फैक्टर की? डार्विन ने बोला कि एवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है, अचानक से तो नहीं होता, विथ टाइम धीरे धीरे इवॉल्व करता रहता है ऑर्गेनिज्म। बट डी राइस ने बोला कि म्यूटेशन तो रैंडम होता है, तो सडन होता है ना, और अचानक से होता है, उसको बोला कि सॉल्टेशन होता है ना। तो बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट की अपनी खुद की थ्योरीज थी जो कि एवोल्यूशन फॉलो करता है। ठीक है। इसके बाद एक आया प्रिंसिपल हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है। तो बेसिकली किसी भी एक गिवन पॉपुलेशन में अगर ये फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है ना, जो है किसी भी अलील की, ठीक है, तो वो हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से फॉलो करते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो है, ठीक है, अलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में स्टेबल होती है और ये कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है। वैसे ही जो जीन पूल होता है, जीन पूल क्या है? टोटल जीन एक पॉपुलेशन में क्या है। ठीक है। तो जो जीन पूल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में जीन पूल जो है अलग है और दूसरी जनरेशन में अलग है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है। और इन्होंने तीसरी चीज क्या बोली कि सम टोटल अगर आप देखेंगे, अगर आप सम टोटल देखेंगे सारे अलीलिक फ्रीक्वेंसीज का, तो वो होगा 1। ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैं ये बोलूं कि दो अलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इनकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आप पी और क्यू है। ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल में दो कैपिटल ए है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई पी स्क्वायर। अगर कोई इंडिविजुअल में दो स्मॉल ए है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई क्यू स्क्वायर। और अगर कोई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है तो क्या हो गई 2pq, है ना। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या बोला कि जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल्स की क्या फॉलो करी है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसका? p प्लस क्यू होल स्क्वायर का। कैसे? ये होता है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर और ये होता है इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी किसी भी अलील ए की, ठीक है, विद इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, जिसकी फ्रीक्वेंसी पी हो, वो दोनों क्रोमोसोम्स पे अकर करेगी किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल के, और वो क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। लेकिन हार्डी वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम में जो है इसको 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
ये 5 फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर है किसी भी तरीके का जीन माइग्रेशन अगर हो गया तो, जीन माइग्रेशन बोल लीजिए या फिर जीन फ्लो बोल लीजिए, तो ये इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो भी, अगर किसी तरीके का म्यूटेशन हो गया तो भी, अगर किसी तरीके का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया तो भी, और अगर नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है वो हो गया तो भी। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन का जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट तरीके से होता है। तो आप मान लीजिए कि मीडियम साइज इंडिविजुअल्स हैं जिस केस में आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है। ठीक है। अगर ये पीक मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को फेवर कर रहा है, अगर ये हाई हो गया और नैरो हो गया तो बोलते हैं स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है। तो ये जो पहला केस है ये स्टेबलाइज हो रहा है। अगर ये एक साइड में मूव हो गया, मतलब ये आपका कुछ जो है मीडियम, ये मिडल आपका वो था जिसपे पहले था, अब ये इधर मूव हो गया है, तो क्या होता है, ये डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो गया, एक डायरेक्शनल है। ठीक है। बट अगर ऐसे दो पीक दो डायरेक्शन में फॉर्म हो गए तो बोलते हैं डिसरप्टिव है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डिसरप्ट कर रहा है ये। ठीक है। तो 3 अलग अलग तरीके के जो है बेसिकली आपका नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पर 3 अलग अलग तरीके के ट्रेड्स हो गए, या तो वो स्टेबलाइज होगा, या तो वो डायरेक्शनल होगा, या तो वो डिसरप्टिव होगा। ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि इवोल्यूशन बेसिकली हुआ कैसे, है ना। हिस्ट्री एक बार ही देखते हैं। तो अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहली बार बोलते हैं कि एक लिविंग सेल अपीयर हुआ अर्थ पे। ठीक है। अब इनमें से कुछ सेल्स में एबिलिटी थी ऑक्सीजन रिलीज करने की। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो थे वो मल्टी सेल्यूलर बन गए, मल्टीपल सेल्स हो गए। और कुछ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स बने। और फिर 350 ईयर्स अगो, जो यहाँ पर आपको अब दिखेगा, है ना, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि 350 ईयर्स अगो कुछ रेप्टाइल्स बने, जॉलेस फिश बने, है ना। फिर उसके आगे क्या बने, और अलग अलग तरीके के कुछ ऑर्गेनिजम्स, थेरेप्सिड्स, थेकोडॉन्स, ये जो आपको दिख रहा है। और ऊपर हम गए तो आपको डायनासोर बन गए, है ना। अगेन रेप्टाइल में ही चल रहे हैं, है ना। तो अर्ली रेप्टाइल से डायनासोर तक आए। अब डायनासोर के बाद जो है, अगर आप प्रेजेंट उसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा मैमल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, है ना। तो धीरे धीरे इवॉल्व करते 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 हम करंट उस पे आ गए। अब गाइस एक चीज आपको बता दूं कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स वो थे जिन्होंने अर्थ पे यू नो कब्जा जैसा करा, है ना। तो जो आपके फर्स्ट मैमल थे वो, उनको बोलते थे श्रीव्स। उनको क्या बोलते थे? श्रीव्स। उनको बोलते थे श्रीव्स, क्योंकि उनके फॉसिल्स मिले छोटे छोटे थे। रेप्टाइल्स के जाने के बाद, जैसे मैंने बोला, रेप्टाइल्स के जाने के बाद, डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद, मैमल्स जो है उन्होंने अर्थ बेसिकली अपने हाथ में ले ली, है ना। और फिर बहुत सारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए। तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ जिसमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन हो गया, है ना। और यहाँ के जो पहले थे एनिमल्स वो सारे खत्म हो गए, और नॉर्थ अमेरिका का जो फौना था, एनिमल्स थे, वो जो है पूरा डोमिनेट कर गए। वैसे ही दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्supials की हमने बात करी वो सारे सरवाइव कर गए। कैसे? क्योंकि वहां पर कंपटीशन था नहीं, एनिमल्स वहां ज्यादा और थे नहीं। ठीक है। तो वैसे वो सरवाइव कर गए। अब इसी तरीके से गाइस प्लांट्स भी इवॉल्व करे हैं, है ना, इसी तरीके से
प्लांट्स का भी एवोल्यूशन हुआ है। तो प्लांट्स अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको पहले नॉर्मल फर्न्स दिख रहे हैं, कुछ लाइकोपॉड्स दिख रहे हैं, साइकैड्स दिख रहे हैं, नेटेल्स, ये फिर बढ़ते 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 आपके सिनोजोइक में अगर आप आएंगे तो आपको को ब्रायोफाइट्स दिखेगा, डाइकोटिलेडन्स दिखेंगे, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स दिखेंगे, है ना। तो करंट जो है वो, तो धीरे धीरे ऐसे ही प्लांट्स ने भी जो है अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्व करा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मैन, कैस का ओरिजिन कैसे हुआ था और कैसे मैन इवॉल्व हुआ है। सो गाइस, मैन जो है 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो प्राइमेट्स थे वो थे डायरोपिथिकस और रैमापिथिकस, ठीक है। ये बहुत हैरी और ये वॉक करते थे मंकीज, गोरिल्लाज और चिंपैंजीज के जैसे बेसिकली, ठीक है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो रैमापिथिकस जो है ना वो ज्यादा मैन लाइक था, ठीक है। और जो है दूसरा जो है डायरोपिथिकस वो एप लाइक था, ठीक है। इसके बाद जो है आपके मैन लाइक बोन्स, जो फॉसिल्स जो आपको मिले वो मिले इथियोपिया और तंजानिया में। और ये रिवील हुआ कि 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक करें ईस्टर्न अफ्रीका में। लेकिन ये कुछ 4 फीट के अराउंड थे और लेकिन ये सीधा चलते थे, ठीक है, ये अपराइट चलते थे। फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिला, जो कि ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में था। इनको बोला गया है कि ये पहले ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे और इनका नाम दिया गया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस। ब्रेन की कैपेसिटी इनकी 650 टू 800 सीसी थी, ठीक है। इसके बाद 1891 में होमो इरेक्टस आया, ठीक है। ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई 900। ये जो है आपका, ये होमो हैबिलिस जो है ये वेजिटेरियन था और होमो इरेक्टस जो है ये मीट भी खाता था, नॉन वेजिटेरियन था, ठीक है। इसके बाद आया निएंडरथल मैन, ठीक है। ब्रेन साइज 1400 सीसी हो गई अब कैपेसिटी। ये आपका ईस्ट और सेंट्रल एशिया में आया कब, 100,000 टू 40,000 ईयर्स बैक, ठीक है। और ये जो है आपका काफी सारे आपको मिलेंगे सिमिलैरिटीज, जो अभी के ह्यूमंस हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, ये डेड को बरी करते हैं, है ना, वैसे मिलेंगे। और इसके बाद जो अभी करंट ह्यूमन बीइंग्स हैं विच इज होमो सेपियंस मिले, है ना। होमो सेपियंस अगेन अफ्रीका में सबसे पहले मिले और अफ्रीका से ये बाकी कॉन्टिनेंट्स में जो है मूव कर गया और अलग अलग रेसेस बना ली। सो गाइस, ये तो पूरा आपका ओरिजिन एवोल्यूशन हो गया मैन का। सो आई होप आपको अगेन बहुत ही बेसिक है गाइस, ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिए और मुझे कमेंट से बताइए जरूर। अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट से भी लिखकर बता सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए अगर चाहिए तो, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक नए चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।